friends, hi, I am Apurva and I welcome you to my YouTube channel Civil Stew. I hope you all are doing good. तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट कर दिया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमने लास्ट लेक्चर में जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, उसके अलावा इंपॉर्टेंट साइट्स देखी थी, वहाँ से जो फाइंडिंग्स थी, जो भी एस्केवेट हुआ था वो देखा था, किसने वो साइट्स एस्केवेट करी है वो भी देखा था, डिटेल में वो सारी चीज़ें कवर की थी। उसके अलावा हमने ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी देखा था, फेजेस भी देखे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, अर्ली, लेटर, मैच्योर फेज। उसके अलावा टाउन प्लानिंग और रिलीजन वो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें कवर हो गए थे। अब जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम देखेंगे बेसिकली किस तरीके की इकोनॉमी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, किस तरीके की स्क्रिप्ट थी, किस तरीके की ट्रेड एक्टिविटीज़ होती थी। इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरीके से जो आईवीसी था उसका डिक्लाइन हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप है, हमने कल भी अच्छे से स्टडी करा था और आज भी हम इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे। वेट फॉर अ मिनट। तो जो इकोनॉमी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जो हम वहाँ की टाउन प्लानिंग देखते हैं, जो वहाँ का स्ट्रक्चर देखते हैं, जिस तरीके की सिटीज़ देखते हैं, जिस तरीके के हमको एविडेंसेस मिलते हैं, उससे हमको पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो सिर्फ फार्मिंग तक ही सीमित नहीं थी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो काफ़ी तरीके की थी, काफ़ी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी उस सिविलाइजेशन में होती थी। जैसे कि हमको वहाँ पे इरिगेशन के भी एविडेंसेस देखने मिलते हैं, सरप्लस एग्रीकल्चर देखने मिलता है। सरप्लस एग्रीकल्चर से हमको क्या पता चलता है? एक्चुअली हमको इससे ये पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने कल देखा ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था। अर्बन सिविलाइजेशन था, अर्बन सोसाइटी थी, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी। तो डेफिनेटली हर कोई तो एग्रीकल्चर करता नहीं था। तो उस समय में वहाँ पे जो भी फार्मर्स थे, जो भी एग्रीकल्चर करते थे, वो इतना प्रोड्यूस कर पाते थे, उनका जो प्रोडक्शन था वो इतना होता था कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पॉपुलेशन थी उसको सपोर्ट कर सके। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सरप्लस होता था। उसके अलावा हमको कैटल रियरिंग के भी एविडेंसेस देखने मिलते हैं। हम देखते हैं कि इनको काफ़ी सारे क्राफ्ट्स का नॉलेज था, प्रोफिशिएंसी थी इनकी वेरियस क्राफ्ट में, ट्रेड एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश्ड थी इस समय। इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ तरीके के ट्रेड्स हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में देखने के लिए मिलते हैं। तो हम इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उसको अलग अलग जो एक्टिविटीज़ थी उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था इस समय, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस काफ़ी अच्छा होता था हड़प्पा के लोगों का। ये हमको किस बात से पता चलता है? ये हमको इस बात से पता चलता है कि इतनी बड़ी वास्ट पॉपुलेशन को, इतने बड़े एरिया की वास्ट पॉपुलेशन को सपोर्ट कर पाते थे क्योंकि पूरी की पूरी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर नहीं करती थी। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहती थी। सेकंड चीज़ ये देखने मिलती है कि जो एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस होता था वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता था। तो उस चीज़ के लिए भी हमको प्रॉपर प्रोडक्शन देखने मिलता है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मैक्सिमम जो हड़प्पन साइट्स हैं वो मेनली फ्लड प्लेन्स में बसी हुई थी। ठीक है, इसलिए सफिशिएंट फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर पाती थी। अब आप ये डायग्राम देख रहे हैं, आप कोई भी सिटी देख लीजिए, चाहनुदारो हो, मोहनजोदारो हो, हड़प्पा हो, बिनीवली हो, या यहाँ पे लोथल हो, ये भोगवा रिवर के बैंक पे है, कालीबंगन हो, राखीगढ़ी हो, जितनी भी आप साइट्स देखेंगे आप सारी की सारी साइट्स किसी ना किसी रिवर के आसपास ही देखेंगे, फ्लड प्लेन के एरिया में ही देखेंगे, जिससे हमको पता चलता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा होता होगा। अब फ्लड प्लेन की क्या खासियत होती है? फ्लड प्लेन वो एरिया होता है जहाँ पे हर साल जब बारिश का सीज़न होता है, सीजनल फ्लड्स आते हैं, तो एलुवियल सॉइल अपने साथ लेकर आते हैं और एलुवियल सॉइल उस एरिया में डिपॉजिट हो जाती है, जिसके कारण जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो पॉइंट है ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है। ये क्वेश्चन बनता है कि
वर्ल्ड में ऐसे कौन से लोग थे या कॉटन का प्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो कॉटन के प्रोडक्शन का जो फर्स्ट हमको एविडेंस मिलता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलता है, और हमको ये पता चलता है कि वर्ल्ड में जिन लोगों ने सबसे पहले कॉटन उगाया या प्रोड्यूस किया वो इंडस पीपल थे। इंडस पीपल वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि अब कौन सी क्रॉप्स को ये लोग प्रोड्यूस करते थे। तो हमको वीट, बार्ले, पी, मस्टर्ड, चिकपी, लेंटिल, सीसम सबके एविडेंसेस देखने मिलते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि ये कोई एक दो क्रॉप तक ही सीमित नहीं थे कि वीट और बार्ले ही उगा रहे हैं। यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन होता था, बहुत तरीके की क्रॉप्स को ये प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, इसके अलावा हमको राइस के भी एविडेंसेस मिलते हैं लोथल और रंगपुर गुजरात से। गुजरात से हमको राइस के भी एविडेंस मिलते हैं, मिलेट्स के भी एविडेंसेस हमको गुजरात से देखने मिलते हैं। तो ये लोग बहुत तरीके की क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे। इसके अलावा हमको कैनाल्स के भी एविडेंसेस मिलते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि इनकी जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी एडवांस थी। उस समय ये लोग कैनाल्स का यूज़ करते थे, जिस जगह पे पानी नहीं होता था वहाँ पे प्रॉपर क्रॉप्स को पानी देने के लिए। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हमको मिले हैं हड़प्पन साइट्स में। इसके अलावा एनिमल की रेयरिंग भी होती थी, एनिमल को रेयर किया जाता था ऑन अ लार्ज स्केल, और उनका एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया जाता था। इसके अलावा हमको प्लॉग्ड फील्ड के भी एविडेंसेस मिलते हैं कालीबंगन से। प्लॉग्ड फील्ड क्या होता है, जो खेत को जोतना बोलते हैं, जो खेत की जो जुताई होती है उसको हम प्लॉग करना बोलते हैं। तो प्लॉग फील्ड के भी हमको एविडेंसेस मिलते हैं यहाँ से। इसके अलावा एनिमल रेयरिंग के भी एविडेंसेस मिलते हैं, कैनाल्स के भी ट्रेसेस देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन देखते हैं इस समय, जिससे हमको पता चलता है कि ये काफ़ी एडवांस ढंग से एग्रीकल्चर करते थे, काफ़ी सारी क्रॉप्स का प्रोड्यूस करते थे, और कॉटन प्रोडक्शन में अर्लीस्ट पीपल थे, अर्लीस्ट पीपल इन द वर्ल्ड जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया। अब हम देख लेते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी होता था। उस समय ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ तो होती नहीं थी, तो जो मेन जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ होती थी उसमें एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर में जो प्लॉगिंग वगैरह होती है उसके लिए भी एनिमल्स का यूज़ किया जाता था। तो बहुत वाइड स्केल पे एनिमल्स का यूज़ होता था, और काफ़ी सारे एनिमल्स का हम डोमेस्टिकेशन इस समय में देखते हैं, जैसे कि ऑक्स, बफेलो, गोट, शिप, पिग्स का डोमेस्टिकेशन देखने मिलता है। इसके अलावा हम्ड बुल्स जो थे इनको काफ़ी फेवर करते थे हड़प्पन पीपल। आप ये सील देख रहे हैं, इसमें ये हम्ड बुल है। ये इस सील से हमको इस तरीके के हमको बहुत सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स मिलती है, जिससे हमको ये पता चलता है कि जो उस समय के लोग थे वो हम्ड बुल को काफ़ी ज़्यादा फेवर करते थे, और शायद उस समय के सिविलाइजेशन में हम्ड बुल को काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड माना जाता था, इसलिए उसको काफ़ी फेवर भी किया जाता था। इसके अलावा हमको डॉग्स के भी एविडेंसेस मिलते हैं, डॉग्स को एज अ पैट रखा जाता था। कैट्स के डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस भी मिलते हैं। एसेस और कैमल का यूज़ किया जाता था सामान को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वर यूज्ड एज अ बीस्ट्स ऑफ बर्डन। इसके अलावा लायन के भी हमको एविडेंसेस देखने मिले हैं। एलिफेंट और राइनोसोर्स के भी एविडेंसेस हमको देखने मिले हैं इस सिविलाइजेशन से। ठीक है, और हॉर्स के एविडेंसेस हमको कहाँ से मिले हैं, सुरकोटड़ा से मिले हैं। तो इस तरीके से इन एनिमल्स के बारे में इनको जानकारी थी, ये बात हमको पता चलती है, और एक काफ़ी वाइड स्केल पे ये लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करते थे। तो पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने एग्रीकल्चर देखी, सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इसी सेक्टर से रिलेटेड देखी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अब हम इनकी थर्ड एक्टिविटी देख लेते हैं, जिससे रिलेटेड हमको काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले, क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। ये जो क्राफ्ट्स और टेक्नोलॉजी है इसके काफ़ी एविडेंसेस देखने मिले। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था ये ब्रॉन्ज एज का टाइम पीरियड था। क्या थी ये एक ब्रॉन्ज एज थी या चाल्कोलिथिक एज थी। मतलब कि इस समय ब्रॉन्ज का और चाल्कोलिथिक मतलब कि कॉपर और स्टोन का यूज़ किया जाता था। ये जो इस सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो वेल एक्वेंटेड थे विद द मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज।
इनको बहुत अच्छे से पता था कि ब्रॉन्ज़ का यूज़ किस तरीके से किया जाएगा, कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में उसका यूज़ करना इनको बहुत अच्छे से आता था। अब ब्रॉन्ज़ होता क्या है? ब्रॉन्ज़ बेसिकली एक अलॉय होता है जो कि टीन और कॉपर को कुछ प्रपोर्शन में मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, यदि कभी भी आता है ब्रॉन्ज़ क्या होता है, तो ब्रॉन्ज़ बेसिकली अलॉय होता है कॉपर और टीन का। ये हमको डायरेक्टली नहीं मिलता, ये बनाया जाता है। ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल देख रहे हैं आप, ये बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है और इससे हमको पता चलता है कि किस तरीके का इनका प्रोफिशेंसी थी इनको ब्रॉन्ज के जो स्टैच्यूज़ थे उसको बनाने में। आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि ये जो फेस है इसके फीचर्स कितने क्लियर दिख रहे हैं या ज्वेलरी कितने अच्छी तरीके से इस स्टैच्यू में दिख पा रही है, तो जिससे हमको पता चलता है कि जो उस समय के लोग थे उनको काफ़ी अच्छे से ब्रॉन्ज का यूज़ करना आता था, उससे मैन्युफैक्चरिंग करते आती थी। इसके अलावा अब सबसे बड़ी बात ये आती है, अब हम देखते हैं कि भाई ये कॉपर का यूज़ करते थे, ब्रॉन्ज़ का यूज़ करते थे। अब हम देखते हैं कि बेसिकली कॉपर और ब्रॉन्ज़ के लिए टीन आता कहाँ से था। तो जो कॉपर था, ये कॉपर जो था ये मेनली खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान से आता था और टिन जो है वो बेसिकली अफ़गानिस्तान से आता था। हम ये मान के चलते हैं क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन में कहीं पे भी हमको कॉपर या टिन के प्रोडक्शन के एविडेंसेस नहीं मिलते, तो डेफिनेटली ये लोग बाहर से ही इसको इंपोर्ट करते होंगे। तो अफ़गानिस्तान से ये लोग टीन को इंपोर्ट करते थे और राजस्थान के इस पार्ट से यहाँ पे कहीं खेतरी माइंस है तो यहाँ से ये लोग कॉपर को इंपोर्ट करते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी जो इस सिविलाइजेशन के टाइम पे काफ़ी अच्छे से फ्लरिश्ड थी, जिसमें बोट मेकिंग इंडस्ट्री थी, बीड वर्क की इंडस्ट्री थी, शेल के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। ऑल वर इन प्रैक्टिस एंड इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ड्यूरिंग आईवीसी। ठीक है, अब हमको ये कैसे पता चलता है? देखिए, हमने देखा कि जो लोथल जो प्लेस है वो ओल्डेस्ट मैनमेड डॉकयार्ड माना जाता है, तो डेफिनेटली डॉकयार्ड होगा तो ये बोट्स का तो यूज़ करते ही होंगे। तो हमको ये बोट्स के बारे में यहाँ से पता चलता है और बोट्स की जो इंडस्ट्री होती है उसके भी काफ़ी सारे एविडेंसेस मिलते हैं। बीड्स वगैरह जो छोटे छोटे क्या बोलेंगे पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, डेकोरेटिव स्टोन्स वगैरह, या जो सीप होती है जो ओशियन वगैरह में चीज़ें पाई जाती है, उनकी ये ज्वेलरी पहनना पसंद करते थे, उनके ये लोग ऑर्नामेंट्स बहुत बनाते थे और इसके काफ़ी सारे हमको इंडस्ट्रीज़ इस सिविलाइजेशन के दौरान देखने मिली, उसकी काफ़ी सारी फाइंडिंग्स और डिस्कवरीज देखने मिली। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके की ज्वेलरी उस समय के लोग पहनना पसंद करते थे। ये पूरा बीड और शेल वर्क से बनी हुई ज्वेलरी थी जो उस समय के लोग पहनते थे और ये उसी समय की है। ये बेसिकली म्यूज़ियम में रखी हुई है और इसका पिक्चर है ये। इसके अलावा टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग भी इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट था उस समय। ठीक है, टेराकोटा का जो मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट था। काफ़ी सारे हमको इस चीज़ के एविडेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा पॉटर व्हील का भी यूज़ किया जाता था पॉटरी को बनाने के लिए। जो पॉटरी होती थी इनकी ये काफ़ी ग्लॉसी और काफ़ी ज़्यादा शाइनी होती थी और पॉटरी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे ये लोग स्टोरेज के लिए, ग्रेन्स के स्टोरेज के लिए, कुकिंग के लिए। इस तरीके की पॉटरीज़ का यूज़ किया जाता था। ये आईवीसी के टाइम की पॉटरीज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्रिक लेइंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट। उस समय के लोग जो ब्रिक्स का जो काम होता है उसका भी इम्पॉर्टेंट काम करते थे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट माना जाता था। उसके अलावा स्टोन वर्क का भी काम उस समय होता था। तो इन दोनों चीज़ों के भी हमको एविडेंसेस देखने मिलते हैं। इसके अलावा हमको गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन्स की भी ज्वेलरी देखने मिलती है। प्रीशियस स्टोन में लेपिस लाजुली, सफ़ायर, इन सब चीज़ों का भी ये लोग यूज़ करते थे। तो हमको जब हम इस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तब इनकी ट्रेड एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं या क्राफ्ट एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि हम सीरियसली आज के टाइम के कोई सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये उस समय का सिविलाइजेशन था, बट ये लोग जो चीज़ें यूज़ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी उस समय के हिसाब से। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं कि क्या ट्रेड एक्टिविटी, अब हम समझ ही चुके हैं, हम देख ही चुके हैं कि जिन भी चीज़ों का ये लोग जिन भी चीज़ों का ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जो भी चीज़ें ये अपने सिविलाइजेशन में यूज़ करते थे, उन मैक्सिमम चीज़ों के लिए इनके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल था ही नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रीजन है, जिस मेन एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन बसा हुआ था, वहाँ पे कहीं पे भी इन सब चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल मिलता ही नहीं है। तो डेफिनेटली ये लोग बाहर से उस चीज़ का ट्रेड करते होंगे, कुछ एक्सपोर्ट करते होंगे, कुछ इंपोर्ट करते होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें थी जो ये लोग इंपोर्ट करते थे और क्या ऐसी चीज़ें थी जो ये लोग अपने सिविलाइजेशन से एक्सपोर्ट करते थे। इनका जो ट्रेड एक्टिविटी था वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी था। ठीक है, ट्रेड पे ये लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, काफ़ी सारी पॉपुलेशन इनकी ट्रेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। जो ट्रेड होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का, वो फॉरेन ट्रेड भी होता था और इनलैंड ट्रेड भी होता था। फॉरेन ट्रेड जो होता था वो मेसोपोटामिया, बहरीन कंट्रीज़ के साथ होता था, और जो इनलैंड ट्रेड था वो आसपास का जो राजस्थान या वहीं की वहीं जो इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होता था। अब जो इंपोर्ट में आप क्या देखते हैं, आपको पहले ही बताया कि किसी भी चीज़ का रॉ मटेरियल नहीं था। जो भी चीज़ें ये लोग यूज़ करते थे, ज्वेलरी के लिए जो ये लोग प्रीशियस स्टोन्स या मेटल्स यूज़ करते थे, उन सब चीज़ों का जो माइंस वगैरह इंडस वैली सिविलाइजेशन के रीजन में पा ही नहीं जाती थी। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ये लोग बाहर से इंपोर्ट ही करते होंगे। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, जेड, स्टेटाइट, लेपिस लाजुली और सफ़ायर, इनका ये लोग इंपोर्ट करते थे। स्टेटाइट बहुत इंपॉर्टेंट है हमको। यहाँ इस सिविलाइजेशन की जो सील्स मिलती है, ये सील देख रहे हैं आप, ये वाली सील, ये वाली सील, ये वाली सील, ये सब स्टेटाइट की बनी होती थी। ठीक है, और ये इस रीजन में नहीं पाया जाता। अब ये एक्सपोर्ट क्या करते थे, हमने पहले ही देखा कि इनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो बहुत अच्छा था। फ्लड प्लेन्स में ये सारी सिटीज़ बसी हुई थी, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा था, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ये एक्सपोर्ट करते थे। इसके अलावा कॉटन के प्रोडक्शन में ये अर्लीस्ट लोग थे जिन्होंने वर्ल्ड में कॉटन को प्रोड्यूस किया, तो ये कॉटन के गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे। इसके अलावा ये पॉटरी को एक्सपोर्ट करते थे। इनकी जो पॉटरी होती थी वो बहुत अच्छी होती थी, बहुत शाइनी और ग्लॉसी वाली होती थी, तो वो चीज़ों को भी ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। उसके अलावा ये आइवरी प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट करते थे, और कॉपर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी ये एक्सपोर्ट करते थे। तो इन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट हमको इस सिविलाइजेशन से देखने मिलता है। अब देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, पॉइंट आ गया, हरप्पन सिटीज़ डिड नॉट पॉजेस द नेसेसरी रॉ मटेरियल। इनके पास जो नेसेसरी रॉ मटेरियल होता था फॉर द कमोडिटी वो नहीं होता था जो ये प्रोड्यूस करते थे, इसलिए ये इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। इनके लिए इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता था। जैसे आज की तारीख में इंडिया के पास क्रूड ऑयल नहीं होता है, इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पे, फॉरेन कंट्रीज़ पे, ताकि इंडिया को क्रूड ऑयल मिल सके। इसी तरीके से उस समय के सिविलाइजेशन के जो लोग थे और जो उनका बेसिक नेसेसिटी की जो चीज़ें होती थी, जिस तरीके के उस समय के लोग रहना पसंद करते थे, डेकोरेटिव आइटम यूज़ करते थे, उसके लिए इनके पास वो प्रीशियस मेटल्स या वो चीज़ें रहती ही नहीं थी, इसलिए ये इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। अब हमको कैसे पता चलता है कि ये बहुत इंपोर्ट करते होंगे या बहुत एक्सपोर्ट करते होंगे, तो हमको ये इससे पता चलता है कि जो इनकी सील्स हैं, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाई थी, ये जो सील्स है इनकी, ये हमको डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड में देखने मिलती है। ठीक है, जैसे मेसोपोटामिया की जो सिटीज़ है वहाँ पे हमको हरप्पन सिविलाइजेशन की सील्स देखने मिली है। डजन्स ऑफ इंडस सील वर डिस्कवर फ्रॉम डिफरेंट साइट्स ऑफ मेसोपोटामिया, जैसे कि ऊर, सूसा, किश करके प्लेसेस हैं मेसोपोटामिया में जहाँ से हमको इंडस सील मिली है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि उस समय के लोग काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे।
इसके अलावा काफ़ी सारी मेसोपोटामिया और बहरीन की जो सील्स हैं वो हमको आईवीसी में मिलती हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलती हैं। तो इनसे हमको पता चलता है ट्रेड एक्टिविटीज़ काफ़ी होती थी। अब सील्स के मिलने का क्या इम्पोर्टेंस है, हम ये जो सील्स हैं हमको अराउंड 2500 सील्स मिली है अभी तक, जो एक्सकेवेशन हुआ है उसके दौरान इंडस वैली साइट्स के पास से। तो ये जो सील्स हैं इनका जो बेसिक यूज़ होता था, ये कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं थे या करेंसी के तौर पे नहीं यूज़ होते थे, ये बेसिकली एज अ ट्रेडिंग सिंबल यूज़ होते थे। जैसे आज की तारीख में स्टैम्प होता है, स्टैम्प को हम कोई भी चीज़ को पोस्ट करते हैं तो स्टैम्प के बेसिस पे पोस्ट करते हैं, उसी तरीके से उस समय शायद इस सील का इस तरीके से यूज़ होता होगा। ये हम स्पेकुलेशन लगाते हैं। और जो ये सील्स है हमको इंडस सील, ये बहुत सारी हमको फॉरेन कंट्री मेसोपोटामिया बहरीन में देखने मिलती हैं, उसी तरीके से आईवीसी साइट्स पे हमको मेसोपोटामिया बहरीन वगैरह की सील्स मिलती हैं। उसके अलावा एक सुमेरियन जो टेक्स्ट है उसमें कहा गया है कि जो सुमेरियन पीपल थे वो ट्रेड किया करते थे विद द पीपल ऑफ मेलुहा, मेलुहा के साथ ट्रेड एक्टिविटीज़ होती थी। तो ये कहा गया है स्कॉलर्स के द्वारा कि जो मेलुहा जो प्लेस है ये इंडस रीजन को ही कहा जाता था। ठीक है, तो ये बात हमको सुमेरियन टेक्स्ट से भी पता चलता है। इसके अलावा हमको किस तरीके से पता चलता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट था ट्रेड एक्टिविटी, आईवीसी के लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था उनकी लाइफ का, ये इससे पता चलता है कि उस समय हमको काफ़ी सारी सील्स मिली। जैसे कि आपको अभी बताया मैंने कि अराउंड 2500 इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स हमें मिल चुकी है। इसके अलावा उस समय यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट यूज़ होती थी, जिससे ये पता चलता है कि ट्रेड एक्टिविटी ईजिली हो पाए, इसलिए ये यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट यूज़ करते होंगे। रेगुलेटेड वेट्स और मेजर्स का यूज़ करते थे, रेगुलर वेट्स होते थे, मेजर्स होते थे, आगे हम डिटेल में देखेंगे। और बहुत वाइड एरिया में ये एक जैसा वेट्स और मेजर्स यूज़ करते थे जो ट्रेड एक्टिविटीज़ को करने में हेल्प करता था। तो इस बात से ये क्लियर होता है। जैसे कि आज की तारीख में हमारा स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट है, एक स्टैंडर्ड यूनिट की यूज़ की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो विथआउट एनी हिंडरेंस हो सके। ठीक है, तो इसी ये जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती थी, इस तरीके की यूनिट्स इस समय में भी हमने देखी है, उसके एविडेंसेस और हमको फाइंडिंग्स में ये मिली है। ठीक है, अब हम ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ऑल्दो की सिविलाइजेशन बहुत एडवांस था, बहुत ज़्यादा एडवांस था, इवन आज के समय के हिसाब से भी बहुत एडवांस था, बट उस समय कोई मेटल मनी यूज़ नहीं होता था, ये किसी भी करेंसी का यूज़ नहीं करते थे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए, यहाँ बार्टर सिस्टम का यूज़ होता था। ट्रेड एक्टिविटीज़ यूज़ के लिए ये लोग बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे, ये बात भी हमको इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चलती है। बार्टर सिस्टम अब बेसिकली होता क्या है, जैसे कि अब मैं आपको बोलूँगी कि आपको मैं 1 किलो टमाटर दे देती हूँ, आप उसके बदले मुझे 1 किलो आलू दे दो, तो इस तरीके का ये जो ट्रांजैक्शन होता है इसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है वेट्स और मेजर्स। आपको पहले ही बताया कि यूनिफॉर्म वेट्स और मेजर्स का यूज़ करते थे। यूनिफॉर्म वेट्स होते थे इनके जो 16 के मल्टीपल्स होते थे, जैसे कि आज की तारीख में हम 1 ग्राम, 250 ग्राम, 1000 ग्राम, 1 kg इस तरीके से यूज़ करते हैं। वैसे उस समय के जो लोग होते थे वो 16 का जो मल्टीपल होता था उसमें वेट्स करते थे, जैसे कि 16। अब इनकी यूनिट क्या होती थी वो इतना हमको आइडिया नहीं है, बट 16, 32, 64, 320, 640 एक्सेट्रा इस तरीके के कुछ इनके वेट्स मेजर्स होते थे, जो कि वाइड एरिया में एक जैसे यूज़ होते थे, जिससे हमको पता चलता है कि ये ट्रेड एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। सेकेंड चीज़ ये है कि यहाँ के लोग मेजरमेंट्स का भी अच्छा खासा यूज़ करते थे। न्यू द मेजरमेंट, ये भी आपको एक बहुत एडवांस सोसाइटी का फीचर लगेगा कि मेजरमेंट्स का यूज़ करते थे, और इनका जो 1 फुट होता था वो 13.2 इंच के बराबर होता था, और एक क्यूबिट जो होता था वो 20.6 इंच के बराबर होता था। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा यहाँ से कि वेट्स यूज़ करते थे जो कि 16 के मल्टीपल्स में होते थे, मेजरमेंट्स यूज़ करते थे जो कि एक जो इनका 1 फुट होता था वो 13.2 इंच के बराबर होता था, और जो इनका क्यूबिट होता था वो 20.6 इंच के बराबर होता था। तो इनको काफ़ी अच्छा नॉलेज था इन सब चीज़ों का भी। अब देख लेते हैं हम इनकी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज।
ये जो भी चीज़ें हमको पता चली यहाँ के एविडेंसेस और फाइंडिंग्स के बेसिस पे पता चली है, क्योंकि आज तक हम इनकी लैंग्वेज को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। हम नहीं समझ पाए कि इनकी लैंग्वेज का क्या मतलब है। ठीक है, जो इनकी लैंग्वेज है वो एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। पिक्टोग्राफिक मतलब पिक्चर के फॉर्म में है ये जो लैंग्वेज है, इसलिए हमको अभी तक समझ में नहीं आई कि क्या है। इनकी जो राइटिंग होती है कोई बहुत लॉन्ग इंस्क्रिप्शन आपको देखने नहीं मिलेंगे, सिर्फ फ्यू वर्ड्स में लिखे होते हैं, और वो जो फ्यू वर्ड्स होते हैं वो पिक्चर के फॉर्म में होते हैं, और वो जो पिक्चर्स होते हैं उन पर हर पिक्चर का कुछ पर्टिकुलर मतलब होता है जो अभी तक हमको समझ में नहीं आया है। इस तरीके के हमको ऑलमोस्ट 250 से लेकर 400 पिक्टोग्राफ्स मिले हैं। ऐसे 250 से 400 सिम्बॉल्स हमको मिले हैं, छोटे छोटे पिक्चर्स मिले हैं, और जो हर पिक्चर है उसका कुछ पर्टिकुलर मतलब है, कुछ ऑब्जेक्ट का कुछ आइडिया है, कुछ साउंड आइडिया होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, या कुछ तो उसका मतलब है, बट अभी तक हमने डिसाइफर नहीं किया उसको। आप ये सील देख रहे हैं, इस पे कुछ इस तरीके के सिंबल दिखेंगे आपको, कुछ इस तरीके के सिंबल दिखेंगे, कुछ इस तरीके का सिंबल, कुछ इस तरीके का सिंबल। तो ये कुछ इनकी स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। ये बात हमको कैसे पता चलती है? हमको धोलावीरा से एक साइन बोर्ड मिलता है जिससे हमको पता चलता है कि इनकी जो स्क्रिप्ट है वो कुछ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। धोलावीरा से एक साइन बोर्ड मिलता है ऐसा, और उस पर कुछ अलग अलग 16 तरीके के ऐसे पिक्चर्स बने हुए हैं। तो जो पिक्चर्स है उसके बेसिस पे हमको पता चलता है कि शायद ये इनकी लैंग्वेज होगी या ये इनकी स्क्रिप्ट होगी। ठीक है, तो हमको लैंग्वेज का एज सच कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से आइडिया नहीं है कि ये क्या लैंग्वेज यूज़ करते थे। अब हमने स्क्रिप्ट और लैंग्वेज देख लिया, इनकी ट्रेड एक्टिविटी देख ली, इनका वेट मेजरमेंट देख लिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल देख लिया, एग्रीकल्चर देख लिया। इसके पहले हमने टाउन प्लानिंग, रिलीजन, वो दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, और उसके पहले हमने जो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं हड़प्पन साइट्स की वो भी देख लिया। अब हम आखिरी टॉपिक हमारा है डिक्लाइन ऑफ IBC। बहुत बार बहुत सारी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बन चुका है कि डिक्लाइन ऑफ IBC के क्या रीज़न्स हैं। राइट अबाउट द डिक्लाइन ऑफ IBC। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल्दो अभी तक हमको क्लियर कट नहीं मालूम कि क्या रीज़न था जिसके कारण ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ। बट हम ये देखते हैं कि 1800 BC आते आते 1800 BC के आसपास से जो IBC है उसका ग्रेजुअल डिक्लिनेशन स्टार्ट हो चुका था। 1800 BC के आसपास से इनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, बट एक्चुअल रीज़न जो इसके पीछे होगा वो आज भी एक डिबेटेबल टॉपिक है। ठीक है, कुछ ऑथर्स ने कुछ थ्योरीज दी हैं, किसी की थ्योरी कुछ कहती है, किसी की थ्योरी कुछ कहती है। अब जो मेन जो थ्योरी है इस डिक्लाइन से रिलेटेड हम वो डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है वो इंडो आर्यन से रिलेटेड है। कहा जाता है कि जो आर्यंस थे उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के रीजन में जब वो आए तो उन्होंने इनको मार दिया और अपना सिविलाइजेशन वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया। मतलब कि जो वैदिक कल्चर था वो IBC के जो लोग थे उनको मार के, उनको इन्वेड करके, उनको कॉन्कर करके वहाँ पे स्टार्ट हुआ। ये एक थ्योरी दी गई है। ठीक है, अब ये थ्योरी किसने दी है? ये थ्योरी दी है मिस्टर M. व्हीलर ने। ठीक है, सर M. व्हीलर की थ्योरी है ये। अब इनने ये थ्योरी आखिर दी क्यों है? कुछ तो रीज़न होगा जिससे इनको ये लगा होगा कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इनका जो रीज़न था हम वो देख लेते कि किस रीज़न पे ये बोलते हैं कि ऐसा हुआ। इनने दो कारण बताए कि ये दो कारण हैं जिसके कारण जो आर्यंस थे उन्हें इन्हें इन्वेट किया। पहली बात ये कि जो हमारी जो ऋग्वेद है, ये वैदिक रिलीजियस टेक्स्ट है, इसमें कहा गया है कि जो इंद्र है, इंद्र ने डिस्ट्रॉय करा था होस्टाइल पीपल ऑफ हरियुप्पा इसका नाम दिया है, या हरियप्पम, इस तरीके से कुछ नाम दिया हुआ है ऋग्वेद में। इस जगह के लोगों को इंद्र ने डिस्ट्रॉय करा था, ये बात कही गई है ऋग्वेद में। ठीक है, और जो वहाँ लोग रहते थे उसको दस्यूस कहा है। दस्यूस हु लिव्ड इन फोर्ट कॉल्ड पुर। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जो इंद्र थे उन्हें
उन्होंने जो हरप्पा जो प्लेस है वहाँ के लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो वहाँ के लोग थे वो दस्यूस कहलाते थे, क्या कहलाते थे? दस्यूस कहलाते थे। ये ऋग्वेद में कहा गया है। और ये जो दस्यूस हैं ये फोर्ट में रहते थे। कहाँ रहते थे? फोर्ट्स में रहते थे। अब जब हमने टाउन एंड प्लानिंग पढ़ा तो हमने देखा था कि जो इनकी सिटीज़ होती थी वो फोर्टिफाइड होती थी, सिटाडल होता था, एक लोअर सिटी होती थी। इस तरीके से सिटी 2 पार्ट में डिवाइड होती थी और जो सिटी होती थी वो फोर्टिफाइड होती थी। तो ये ऋग्वेद से ये जोड़ते हैं कि जो फोर्ट्स के डिस्ट्रॉयर माने जाते हैं इंद्र भगवान को, और ये कहा जाता है कि जो इंद्र हैं उनने हरप्पा के लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया था जो कि दस्यूस थे। ठीक है, इस बेसिस पे ये बोलते हैं कि जो आर्यंस होंगे उन्होंने आके इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको ख़त्म कर दिया होगा। सेकंड चीज़ ये, इस बात से ये इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि जो मोहनजोदारो जो कैपिटल सिटी, जो लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहाँ पे काफ़ी सारे स्केलेटन्स ऑफ मैन, वुमन और चिल्ड्रंस देखने मिले हैं। काफ़ी सारे एक साथ इन अ फॉर्म ऑफ माउंट्स काफ़ी सारे स्केलेटन्स मिले, जिसके बेसिस पे ये पता चलता है कि वहाँ पे एक मैसेकर हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार डाला होगा। तो इस बेसिस पे भी इस थ्योरी को ये सपोर्ट करते हैं कि जो आर्यंस थे उनके इन्वेजन के कारण, उनके इन्वेट के कारण जो आईवीसी था वो डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, ऑल्दो ये थ्योरी स्टार्टिंग में बहुत चलती थी, बट ये थ्योरी को रिलायबल थ्योरी नहीं माना जाता, इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स के द्वारा। अब हम ये देख लेते हैं कि इस थ्योरी को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इस थ्योरी को एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया जाता कि इसके हिसाब से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो विथिन अ ईयर, मतलब कि 6 मंथ 5 मंथ, इससे ज़्यादा तो कोई बैटल चलती नहीं है, उससे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है कोई पर्टिकुलर सिविलाइजेशन को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करने में। तो जो आईवीसी था वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। बट हम ये देखते हैं कि जो आईवीसी था वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हुआ था। उसका जो डिक्लाइन पीरियड था वो अराउंड 700 ईयर्स के आसपास का था। हम 1800 बीसी से लेकर अराउंड 1300 बीसी तक देखते हैं कि धीरे धीरे करके जो आईवीसी था वो डिक्लाइन हुआ था। मतलब कि इस तरीके की कोई चीज़ यदि हुई होती तो आईवीसी एकदम से डिस्ट्रॉय हो गया होता, ऐसे धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो इस बेसिस पे इस थ्योरी को डिक्लाइन किया जाता है कि नहीं, इस तरीके का कुछ नहीं हुआ होगा शायद। अब सेकंड थ्योरी क्या है जो मोस्टली एक्सेप्टेबल थ्योरी मानी जाती है? वो मानी जाती है कुछ नेचुरल और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण आईवीसी का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, नेचुरल और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण ऐसा हुआ होगा। ये रीज़न होंगे डिक्लाइन ऑफ इंडस सिटीज़ के पीछे। ठीक है, अब क्या ऐसे नेचुरल फैक्टर्स हो गए होंगे या क्या ऐसे सोशो इकोनॉमिक फैक्टर हो गए होंगे? नेचुरल फैक्टर में जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर। ये माना जाता है कि जो आईवीसी का जो रीजन था उस रीजन में एकदम से टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हुआ। टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस होने की वजह से अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से जो वहाँ की रिवर्स थी उन्होंने अपना जो कोर्स था, जो पाथ था, उसको चेंज किया होगा और वहाँ पे सूखा पड़ा होगा और उसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का ग्रेजुअल डिक्लिनेशन स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो एक थ्योरी क्या बोलती है? टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस। और टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस के जो आगे के जो रीज़न है वो है टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस, तो उसके कारण अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक के कारण जो पाथ ऑफ या कोर्स ऑफ रिवर है वो चेंज हुआ होगा जिसके कारण ज़मीन पे सूखा पड़ा होगा और वहाँ के लोगों का जो सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ होगा, वो कहीं और जाके बसना स्टार्ट हो गए होंगे। अनादर रीज़न क्या है? अनादर रीज़न ये है कि जो पैटर्न ऑफ रेनफॉल है उसमें कोई चेंज आया होगा। ठीक है, आज की तारीख में यदि हम ये जो रीजन है आईवीसी का ये देखते हैं तो ये देख पाते हैं कि ये काफ़ी सूखा रीजन है। पाकिस्तान का ये रीजन, यहाँ पे पूरा डेजर्ट एरिया आता है। तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि शायद उस समय यहाँ पे बारिश होती होगी जब मैच्योर पीरियड था आईवीसी का। हो सकता है धीरे धीरे यहाँ का जो रेनफॉल पैटर्न है उसमें चेंज आया हो और इस एरिया में सूखा पड़ना स्टार्ट हो गया हो जिसके कारण ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ होगा।
ठीक है। अब अनादर थ्योरी क्या बोलती है, तो एक थ्योरी बोलती है नेचुरल रीजन में पैटर्न ऑफ रेनफॉल में चेंज आया होगा, एक थ्योरी हमको बोलती है जियोलॉजिकल रीजन में कि टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस आया होगा। अब एक थ्योरी जो है जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर के कारण हुई होगी, वो ये बोलती है कि जो आईवीसी के लोग थे वो बहुत एडवांस थे, काफ़ी बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर करते होंगे, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए फॉरेस्ट की कटिंग करते होंगे, टिम्बर क्योंकि बहुत एडवांस थे तो डेफिनेटली ये फॉरेस्ट वुड का भी यूज़ करते होंगे बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए, तो टिम्बर का यूज़ होता होगा, फ्यूल का यूज़ होता होगा, जिसके कारण जो लैंड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हुई होगी, जो लैंड है वो धीरे धीरे बैरन लैंड होने लगी होगी, सूखी ज़मीन जिसको बोलते हैं वो होने लगी होगी, जो रिवर है उसमें सिल्ट जमने लगा होगा, सिल्टिंग ऑफ रिवर्स स्टार्ट हो गई होगी, तो ये कारण हो सकता है इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का। अब सिल्टिंग ऑफ रिवर हम किससे समझ पा रहे हैं, मेनली सरस्वती रिवर से। ये जो सरस्वती रिवर है ये बेसिकली ये जो राजस्थान का जो रीजन है यहाँ पे बहती थी शायद, ये डॉट डॉट से ये बताया गया है। ये जो घग्गर हाकरा जो रिवर है ये सरस्वती रिवर का बचा हुआ पार्ट ही माना जाता है कि हरियाणा में जो बची हुई घग्गर जो सरस्वती रिवर है वो बहती है और ये राजस्थान में पूरी तरीके से सूख चुकी है। तो ये जो थ्योरी है बोलती है कि सिल्टिंग ऑफ रिवर उस समय स्टार्ट हो गई होगी क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा ये लोग करते थे कि हो सकता है उसके कारण रिवर्स और लैंड बहुत ज़्यादा डिग्रेड हुए हों। ठीक है, तो हमारे पास कोई क्लियर कट एविडेंस तो नहीं है कि डिक्लाइन आईवीसी का इस कारण हुआ होगा, बट ये वेरियस थ्योरी है जिसके बेसिस पे हम बताते हैं कि हाँ इस तरीके से आईवीसी का डिक्लिनेशन स्टार्ट हुआ होगा। तो स्कॉलर्स बोलते हैं कि हो सकता है इसमें से कोई एक कारण नहीं हो, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कॉजेस के कारण डिक्लिनेशन स्टार्ट हुआ होगा और ये जो डिक्लिनेशन है वो बहुत स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस होगी, ये कोई एकदम से कोलैप्स नहीं हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन धीरे धीरे करके ये सिविलाइजेशन कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया था और 1300 BC तक ये 1300 BC तक की जो सिविलाइजेशन था ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ तक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट ख़त्म होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने कंप्रेहेंसिवली कवर कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कोई और टॉपिक बचता है आईवीसी से रिलेटेड जिसे हमको पढ़ना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम वैदिक कल्चर, वैदिक लिटरेचर्स इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा है, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अस। इसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं सिविल्स ट्यूब जो पेज है हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, उस पर। थैंक यू।